ओके गाइस, तो वी लेफ्ट। कल रात में या शाम को हम लोग इस मंदिर आए थे। दिस इज़ शाकंभरी विद शक्तिपीठ। काफ़ी फेमस मंदिर है और ये पॉन्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा भी है। अभी इसमें नेविगेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा फ़ोन मिरर नहीं हो रहा। फ़ोन मिरर में करना भी नहीं चाहता बिकॉज बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होगी। तो यूजली मैं अपने पास एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करके रखता हूँ। ये एक मोबाइल होल्डर में हमेशा जब भी टूरिंग पे जाता हूँ। मेरे को वैसे भी ये केवल रेफरेंस के लिए चाहिए टिल आई रीच द NH48। उसके बाद तो फिर सीधा रास्ता है। तो यहाँ से मेरे जो बाकी के राइडिंग पार्टनर हैं दे विल गो टूवर्ड्स गोकर्ण और मैं निकल जाऊँगा टूवर्ड्स मुंबई। उन लोगों की जर्नी जो है वो 5.5-6 घंटे की है। मेरी 11-12 घंटे रहेगी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टॉप्स आई टेक। तो टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो मैं जो फ्यूल है वो पूरा टॉप अप करा लेता हूँ इधर उधर, और फिर जैसा कि आप लोगों को बोला तो टैंक टू टैंक मेथड में फिर आप लोगों को एक्चुअल माइलेज बताऊंगा अपने नेक्स्ट फ्यूल स्टॉपेज पे। और डाल दो जितना आता है यहाँ तक। बस ओके। तो ये मैंने पूरा टॉप तक करवा लिया है। टोटल आया है 5 लीटर। ओके डन। ओके तो जो ट्रिप है उसको रीसेट कर लिया जाए। ओके ट्रिप ए को। और अभी जो ओडोमीटर है दिखा रहा है 2923.1 किलोमीटर। अब वापस जब भी टॉपअप करूँगा तो फिर उसका एक माइलेज निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस में आई है मेरे ये है 4000 RPM के बाद जब तक आप 6000 RPM पे नहीं पहुंच जाते आपको एक रेगुलर बज़ मिलेगा फुटपैक पे, हैंडल बार पे। 6000 RPM के बाद कह लीजिए या फिर 90 की स्पीड के बाद आपको थोड़ा सा बज़ कम मिलेगा। ख़त्म नहीं होगा, कम होगा। काइंड ऑफ गेट्स डिस्ट्रीब्यूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ दिस बाइक। तो वो चीज़ मैंने एक ऑब्ज़र्व करी है। बट एज सोन एज यू क्रॉस 100 से लेकर 125 और जितना भी ऊपर जाएं वहाँ पे आपको वाइब्रेशन इतना नहीं मिलेगा। हैंडल पर भी अभी मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है, बहुत हल्का सा, बट नॉट डिस्टर्बिंग। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं फ्रॉम टॉप गियर टू 5th गियर और 4th गियर, 5th गियर के बाद इस बाइक में मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू रीच 4th गियर। एज सुन एज आई डाउन शिफ्ट फ्रॉम 5th गियर। अभी देखिए जैसे मैं 5th गियर में हूँ, अभी मेरे को अगर 4th गियर करना है तो आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो वो हो सकता है इस पर्टिकुलर बाइक में हो। जो भी अगर मुझे अपडेट मिलता है या फिर मुझे कोई फीडबैक मिलता है कहीं और से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो केवल इसी बाइक में प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है RTX 300 में। तो मैंने जो मोबाइल यहाँ पे लगाया था वो तो मैंने हटा दिया क्योंकि बैटरी मेरे वाले सेकेंडरी फ़ोन की भी ख़राब हो चुकी है, शायद बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रहा था। तो अभी मैंने इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगा लिया है। तो एटलीस्ट आई हैव सम रेफरेंस पॉइंट कि कहाँ से मुझे क्या टर्न लेना है और किस साइड जाना है। बिकॉज़ मैं ट्रैवल अकेले कर रहा हूँ और ये रास्ता मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो कहीं इधर उधर भटकूँ ना, इसके लिए मैंने ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगा लिया एंड इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। और इसमें मेरे फ़ोन की बैटरी भी नहीं जाएगी। तो अगर आप स्क्रीन मिररिंग नहीं करना चाहते हैं तो दिस इज़ अनदर ऑप्शन विच विल हेल्प टू सेव योर बैटरी, और साथ ही साथ आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है
तो यू कैन चार्ज ऑन द गो। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया है और इसमें एक नहीं दो पोर्ट आते हैं। तो आप अपने मोबाइल डिवाइस के साथ अगर कोई भी गैजेट भी अगर कोई चार्ज करना चाहते हो, जैसे GoPro है या कुछ और गैजेट आपको चार्ज करना हो, तो यू कैन डू ऑन द गो। सस्पेंशन इस बाइक के वाकई में बहुत अच्छे हैं। हालांकि 19 इंच का व्हील है ये। अब 19 इंच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चलाता हूँ हिमालयन 450 और मुझे आदत है 21 इंच के व्हील की। तो वो जिस हिसाब से शॉक्स लेता है सस्पेंशन उसका इतना अच्छा है कि इस टाइप के रास्ते वहाँ पे उस बाइक में मेरे को पता भी नहीं चलते हैं। इसमें भी नहीं पता चल रहा है, बट हाँ वो 19-20 या 19-21 का जो फ़र्क होता है वो फ़र्क आपको इसमें महसूस होगा। बिकॉज़ इस टाइप के सड़कों पे बाइक ये डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबली हैंडल करती है। बट इससे पहले आप अगर 17 इंच वाली व्हीकल चलाते थे या बाइक चलाते थे तो यू विल डेफिनेटली फील कंफर्टेबल राइड ऑन दिस बाइक, क्योंकि सस्पेंशन इसके वाकई में बहुत अच्छे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सस्पेंशन आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट कर सकते हो, आगे भी और पीछे भी। अब GoPro बीइंग GoPro भाई साहब जी स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं और इसकी बैटरी निकालना इज़ ए टास्क। पहले पूरा अनमाउंट करो, फिर ये निकालो, उसके बाद बैटरी को एक बार बाहर निकालिए। और ये बैटरी मैंने कल पूरी चार्ज करी है 100%, एटलीस्ट 98%। बहुत दिक्कत है यार, इसीलिए GoPro अपना है ना। भाई साहब डरा दिया यार इसने, जस्ट बगल से मेरी निकली और उसका टायर की हवा निकल गई है। एनीवे, तो GoPro बीइंग GoPro ये इसी कारणों की वजह से अपना जो मार्केट इसका जो था ना वो पूरा लूज़ कर रहा है। DJI इज़ डूइंग द ग्रेट जॉब। आई होप अब भाई साहब स्टार्ट हो जाओ भाई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है GoPro का यार। अब GoPro बीइंग GoPro लगता है उसकी बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो गई है। केबल निकालते हैं और USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो अब इसका USB जो पोर्ट है उसको यूज़ करते हैं और चार्ज करते हैं GoPro। क्या क्या करना पड़ता है ना आप लोगों को कंटेंट अच्छा दिखाने के लिए। हाँ चलिए, तो इधर इसको चार्ज करते हैं और फिर GoPro को ऑन करेंगे। आई होप भाई साहब जी ऑन हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ LED लाइट नहीं है जिससे पता चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि ये चार्ज हो रहा है। लाइट देनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से है भी, आई डोंट नो, बट देन लेट्स सी। थोड़ी देर इसको चार्ज करके देखते हैं। फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता चल जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि GoPro पे तो मैं ट्रस्ट कर नहीं सकता। या इट्स चार्जिंग। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई साहब जी चार्ज हो जाएंगे, फिर इसका यूज़ किया जाएगा, है कि नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू द राइड। ये बस अभी निकली थी ना, यहीं इसका टायर पंचर हुआ या हवा निकली जस्ट मेरे बगल से, मेरे भाई जस्ट मेरे बगल से फट गई थी मेरी। मैंने कहा बस घुसी मेरे अंदर। TVS Apache RTX 300 में आपको जो टायर मिलते हैं वो है यूरो ग्रिप, और इसकी ग्रिप वाकई में काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके के पैच में मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, ग्रेवल है, गड्ढे हैं, काफ़ी अनइवन सरफेस है, बट बाइक इज़ परफॉर्मिंग गुड। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी इस सरफेस पे आराम से 70-80 की स्पीड पे बाइक को लेके गया हूँ। अभी थोड़ी सी स्पीड कम हुई है बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट लूजिंग माई कॉन्फिडेंस, तो वो एक अच्छी बात है। नॉर्मल टार्मेक रोड पे भी इसका बाइक का जो
टायर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, बट ऑन अ हायर स्पीड मैंने नोटिस किया है जब आप हाईवे पे एक हाई स्पीड पे चलते हैं और मोड़ पे बाइक को लीन करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे मुझे लगता है कि मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता हूँ इन टायर पे। थोड़ा सा मन में एक डाउट रहता है कि कहीं ये टायर है ना ग्रिप लूज़ ना कर दे, तो वो एक चीज़ मैंने फेस करी है। बट ऑन सच सरफेस जो अभी पहले आपने देखा, इसमें मुझे कहीं भी कोई इस टायर से कोई दिक्कत नहीं आई। रोड कंडीशंस आर नॉट दैट ग्रेट, बट ट्रस्ट मी, सस्पेंशंस आर रियली हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ रोड वेरी वेरी वेल, और उसकी वजह से मुझे है ना इतनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, आप सस्पेंशन इसका अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपका लगेज पीछे ज़्यादा हैवी हो रहा है और बाइक थोड़ा सा जंप ज़्यादा ले रही है, तो यू कैन सेट अकॉर्डिंगली। और जो एक मेरे को है ना मिक्स कंडीशन मिल रही है, कहीं रोड बहुत अच्छी है, कहीं रोड बहुत ख़राब है, उस हिसाब से जो मैंने भी सस्पेंशन ट्यूनिंग इसकी करके रखी है वो इट्स सर्विंग माई पर्पस, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ऐसे ट्रैफिक में अभी जैसे आपने देखा, मैं फ्लाईओवर से, मतलब फ्लाईओवर नहीं, ब्रिज के ऊपर से जब निकल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था। तो ऐसे में ये जो क्विक शिफ्टर है आपके काफ़ी काम आता है। बार बार आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, जैसी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है अगर आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर है। तो अगर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में भी हैं तो आपका कन्वीनियंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अपाचे RTX 300 में मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इसकी ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। अब जैसे मैं अभी 5th गियर में हूँ और मैं बाइक को बिलो 30 ले आने की कोशिश करता हूँ, एंड देन विल सी मैं कितने आराम से इसको पुल कर पाता हूँ। धीरे धीरे अगर मैं एक्सीलेटर दूँ तो ये इवन ऑन 5th गियर फ्रॉम 25 बहुत इजीली गाड़ी को एक मोमेंटम दे देती है और आपको ज़्यादा गियर एंगेजमेंट करना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें क्विक शिफ्टर है, बट इवन दो एट द हायर गियर विद लो स्पीड आप इस गाड़ी को बड़े आराम से क्रॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अब स्टेट हाईवे से NH48 पे मर्ज होने वाला हूँ। इस साइड बेलगांव और आगे नेपानी। तो आई एम बैक ऑन NH48। अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रहेगी, ज़्यादा गांव वगैरह अब नहीं आएंगे, तो आई कैन ट्राई टू मिनिमाइज़ माय ट्रैवल टाइम। जितना मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश करूँगा। अब क्रूज़ कंट्रोल का मज़ा लेते हैं। नेशनल हाईवे है, नो ट्रैफिक, बड़े आराम से आई कैन पुट माय बाइक ऑन क्रूज़ कंट्रोल और थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करता हूँ। तो गाइस, आई हैव रीच्ड नेपानी। तो नॉन स्टॉप मैं चला था बादामी से ब्रेकफास्ट करके, और 12:12 हुए आई एम एट नेपानी। ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। सुसु ब्रेक बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। मेरे को तो डर लग रहा था कोई गड्ढा वड्ढा आया ना गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, तो चलिए फटाफट ब्रेक लेते हैं, कुछ हल्का सा खाते पीते चाय पीते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना 1 घंटा बर्बाद नहीं किया। आई हैड मसाला डोसा, थोड़ा सा फ़ोन चेक करना था और चाय पी, और अब आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, जो ETA दिखा रहा है मुझे नवी मुंबई का खारगा टू बी प्रिसाइज, वो है 8:15 के आसपास का। तो अभी ये शायद 1-2 ब्रेक और लगेंगे, उसके बाद फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। मतलब एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने डिस्टेंस अच्छा खासा कवर कर लिया। निपानी मैं सही टाइम पे पहुंच गया था 12 बजे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का मैंने पूरा ब्रेक लिया है अभी। अब मैं कोशिश करूंगा अब नेक्स्ट ब्रेक कम से कम 3:30-4 बजे के आसपास, जो शायद मुश्किल है क्योंकि अब जो स्ट्रेच आएगा वो काफ़ी बोरिंग होगा। नेशनल हाईवे 48 है और काफ़ी सीधा सीधा रास्ता है, तो थोड़ा सा बोरियत होने वाली है। इस बाइक का इंजन वाकई में बहुत अच्छा है, बट स्टिल 80 to 100 के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि इंजन में स्ट्रेस पड़ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, वो एक फ़ील आती है। 6th गियर में होने के बावजूद भी आपको लगता है कि शायद एक गियर और मैं लगा लूँ ऊपर, सो दैट थोड़ा सा स्मूथनेस जो स्ट्रेन इंजन में फ़ील होता है वो ना हो। बट आफ्टर 7,000 RPM क्रॉस करने के बाद इंजन फील्स लाइक स्टेबल, और फिर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता इंजन में। अब इंजन और इसके स्पेक्स के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इट्स सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल इंजन, और ये 35.5 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 28.5 Nm का टॉर्क। तो डिसेंट इंजन, आपको पावर की कमी कहीं महसूस नहीं होगी। मिड रेंज इसका बहुत अच्छा है, गियर भी काफ़ी स्मूथ है। मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर बाइक में कोई इशू है, जो मैं जब डाउन शिफ्ट करता हूँ तो 5th गियर कई बार अटक जाता है। मतलब आई स्ट्रगल टू गेट इनटू 4th गियर, तो वो एक चीज़ मैंने इसमें महसूस करी थी। बट आई एम 100% श्योर कि ये इसी बाइक का प्रॉब्लम है। ब्रेक्स आर ग्रेट, मे बी दिस बाइक, बट पीछे के ब्रेक में इतनी ज़्यादा बाइट उतनी अच्छी नहीं है जितना कि फ्रंट ब्रेक में। और फ्रंट ब्रेक की वजह से ही हाई स्पीड में जो वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, ब्रेकिंग एबिलिटी जो आती है, वो फ्रंट ब्रेक से ज़्यादा इसमें मुझे फ़ील हो रही है। एंड मे बी अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक रियर ब्रेक, अगर यही ब्रेक का फीडबैक है तो फिर आई बिलीव रियर ब्रेक पे TVS को काम करने की ज़रूरत है। बट आई एम श्योर मे बी ये इसी बाइक में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी फीडबैक मिला है, ब्रेक सीम्स ओके फ्रंट एंड रियर। अब टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ इसकी राइडिंग पोस्चर, तो काफ़ी अपराइट पोस्चर है। जो राइडिंग ट्रायंगल है वो काफ़ी ठीक ठाक से बैठता है। ज़्यादा देर चलाने पे ऐसा मतलब घुटने में और टांगों में आपको इतना ज़्यादा पेन फील नहीं होता है। इफ़ यू डू मोर देन 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच, तब शायद थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लगे। बट 100 to 200 किलोमीटर्स आप बड़े आराम से चला सकते हैं। उसके बाद देन योर फिज़िकल एबिलिटी और जो फटीगनेस आपको महसूस होती है बिकॉज ऑफ योर स्टेमिना एंड द फिज़िकल एबिलिटी, उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस हो बॉडी में तो बात अलग है, अदरवाइज़ इट इज़ ईजीली। अब अगर मैं राइडिंग कंफर्ट की बात कर रहा हूँ तो इसके सीट के एर्गोनॉमिक्स भी आपको बता देता हूँ। सीट इज़ क्वाइट वेल कुशन्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। मतलब मैंने जो फ़ील किया है, आई एम कंपेयरिंग विद माई हिमालयन 450। हिमालयन 450 की जो सीट है वो 50-100 किलोमीटर चलाने के बाद ही स्ट्रेस फील होने लगता है, एक अलग सा डिस्कम्फर्ट डेवलप होता है। बट इस बाइक को मैंने जब मुंबई से लेकर बादामी तक चलाया था तो अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स और 400 किलोमीटर्स के बाद मुझे लगा कि यार शायद अब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट डेवलप हो रहा है। वो भी ऐसा नहीं था कि बस मैं टोटली गिव अप कर दूं। इट स्टार्टेड डेवलपिंग, बट देन आफ्टर 50 किलोमीटर्स देन आई लिटरली स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ अब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट
हो रहा है। तो सीट क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी है। यू हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। आप आगे पीछे होते हैं तो कहीं भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। ये तो राइडर की बात हो गई। पिलियन के लिए भी सीट में काफ़ी स्पेस है एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ कुशन आपका जो पिलियन होंगे उनको भी इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं तो काफ़ी अपने राइडिंग पोजीशन चेंज करते हैं। कभी आप खड़े हो जाते हैं, कभी आप आगे की तरफ मूव होते हैं, कभी पीछे की तरफ मूव होते हैं, जस्ट टू गिव योर बॉडी कंफर्ट। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इसका जो रियर व्यू मिरर है इट लुक्स गुड। इसका शेप बहुत ही एजी है, नॉट दैट टिपिकल राउंड शेप या ओवल शेप के मिरर। तो बट उसका एक मेरे को डिसएडवांटेज ये लगा कि क्या होता है, बिकॉज ये जो एज दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये और ये नीचे से भी है और ऊपर भी आपको एक हल्का सा कोन शेप मिलता है, नीचे भी मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप आगे पीछे मूवमेंट करते हैं लॉन्ग टूरिंग में, तो कुछ जो व्यू है, रियर व्यू एंगल जो है वो कट जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो उसको फिर आपको फिर पोजीशन उसकी चेंज करनी पड़ती है। अभी जैसे मैं अगर आगे आता हूँ, देन ये जो चीज़ है, अगर ये ओवल होती, ये जो चीज़ है, ये अगर अभी और थोड़ी सी कर्व होती, तो मेरे को जो आगे आने के बाद यहाँ जो मेरा ये व्यू जो ब्लॉक हो रहा है या कट रहा है वो नहीं होता। और वैसी चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे मूव होता हूँ तो ये जो एंगल है, ये दिस कट जो आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अगर ओवल होता तो मेरे को ये व्यूइंग एंगल और मिल जाता। लॉन्ग डिस्टेंस टूर में रियर व्यू मिरर प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। नॉट जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, आप सिटी के अंदर भी चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बिना मतलब मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हूँ, बीट मोटरसाइकिल बीट कार। मैं रियर व्यू मिरर के बिना मेरी ड्राइविंग और राइडिंग कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा ओवल शेप का होता तो विजिबिलिटी इस रियर व्यू मिरर की और ज़्यादा बढ़ जाती है, कन्वीनियंट हो जाता। अभी ये जो बाइक में जो चला रहा हूँ वो ये है अपाचे RTX 300 BTO। BTO मतलब बिल्ड टू ऑर्डर। अब ये इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर दैट मैटर नकल गार्ड, नकल गार्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर रेगुलरली और बहुत ज़्यादा आप राइड कर रहे हैं हाईवे पे, क्योंकि पत्थर कभी उड़कर आते हैं, आगे हैवी व्हीकल जाती है, उनसे पत्थर उड़ते हैं और आपके हाथ में सीधे वो लग सकते हैं। हालांकि इसमें नकल गार्ड दिया तो हुआ है, प्लास्टिक का है, बट इसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम इज़ मेटल बट दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम इज़ प्लास्टिक। तो अगर कभी बाइक गिरती है, फॉल होता है, तो आई एम 100% श्योर कि ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये डेफिनेटली क्रैक होगा, टूटेगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेटल गार्ड। मेटल गार्ड अगर बाइक अगर गिरती है ठीक ठाक इम्पैक्ट उसको मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं, छोटा मोटा इम्पैक्ट काफ़ी आराम से मेटल ले लेते हैं। थोड़ा अगर बेंड भी होता है तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस और टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि नकल गार्ड की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। बट ओवरऑल बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, बटन्स हैं, द प्लास्टिक जो भी यूज़ हुई है, बहुत ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें प्लास्टिक यूज़ हुई हैं, बटन्स यूज़ हुए हैं, फिट एंड फिनिश आपको बहुत अच्छी मिलती है। पैनल गैप में कंसिस्टेंसी है, कहीं भी कम ज़्यादा पैनल गैप्स नहीं है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि TVS ने क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक फाइबर है, ये थोड़ा सा और स्लीक हो सकता था। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और ये ब्लैक पार्ट इम्पोज होता है, मतलब इट्स ऑल ओवर योर फेस, तो ये थोड़ा सा स्लीक हो सकता था। अगर मैं ये टैंक को ना देखूं और हैंडल बार इतना वाइड हैंडल बार पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दूं, तो काइंड ऑफ मुझे ये एक थोड़ा मैक्सी स्कूटर का एक फ़ील मिलता है। बिकॉज इसका जो IP है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेजल देखने को मिलेंगे।
तो somehow if I'm just looking at this part of the portion, तो ये मुझे एक मैक्सी स्कूटर का फील आता है। मे बी इट्स माई थॉट पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग इससे नहीं एग्री करते होंगे, मुझे ऐसा लगा तो मैंने जस्ट अपना पॉइंट आप लोगों के सामने रखा है। दिस कुड हैव बीन बेटर, बट ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये पूरी बाइक ख़राब लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई जस्ट थॉट आई शेयर इट विद यू गाइज। विंड बफेटिंग आपको इस लेवल तक बिल्कुल भी नहीं आएगी, मतलब ये जो लेवल है ना यहाँ पे मेरा अभी हाथ जा रहा है, बट जैसे ही ये हाथ में ऊपर करता हूँ यू स्टार्ट फीलिंग द विंड। और मेरी हाइट के हिसाब से मैं हूँ 5'11", मेरा जो हेलमेट है ये एडवेंचर टूरिंग हेलमेट है, और इसमें जो बीक लगी हुई है, इस हाइट पे आते आते वो बीक पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है, और उसकी वजह से विंड नॉइज़ भी हेलमेट के अंदर काफ़ी आपको सुनने को मिलेगी। और कभी कभार बहुत ज़्यादा जब एयर ड्रैग आपको एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं या कोई ट्रक आपके पास से निकल के गया हो, और स्पेशली अगर आप 2 वे लेन पे हों, तो फिर आपको जब कोई हैवी व्हीकल क्रॉस करता है तो वो जो एयर ड्रैग आता है उसकी वजह से आप डेफिनेटली थोड़ा सा आपको हेड पे आपके एक प्रेशर फील होता है। आपको उसकी वजह से आपके हेलमेट में जो विंड ब्लास्ट मिलता है, जो ड्रैग मिलता है, वो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा। विंडशील्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह इस पर फील नहीं होता है। वाइब्रेशन टच करेंगे तो फील होगा, बट इट डजंट शेक नहीं होता है। हाई स्पीड पे गड्ढों पे जाते हैं तो इट डजंट शेक। विथ क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट हाँ आपको इसमें एक एक्सटेंडर की ज़रूरत ज़रूर लगेगी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग हाईवे रेगुलर करते हैं, और आप मेरे जैसा हेलमेट अगर आप पहनते हैं, एडवेंचर टूरिंग हेलमेट पहनते हैं, तो ये आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत ज़रूर लगेगी ऑन योर विंडशील्ड। और फीचर्स टीवीएस ने भर भर के दिए हैं। वंस यू एंटर द आईपी आपको 4 राइड मोड मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, टूर और रैली। अब रैली में ये आप ABS स्विच ऑफ कर सकते हैं, रियर जो ABS है वो स्विच ऑफ हो जाता है, तो जब भी आप किसी ग्रेवल या ऐसी जगह पे जाते हैं तो ABS इज टोटली स्विच्ड ऑफ। इसमें डे ट्रिप मीटर के साथ साथ आपको 3 ट्रिप स्टोर करने का ऑप्शंस मिल जाता है, A, B and C, तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसमें आपको हेडलाइट की इंटेंसिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ऑटोमेटिक मोड पे रखना है, वो सब आप कर सकते हैं। अब हेडलैम्प जैसे मैं इसको ऑटो में रखता हूँ तो यू डोंट हैव टू मैनुअली स्विच ऑन द हेडलैम्प, जैसे ही अंधेरा होगा हेडलाइट अपने आप जल जाएगी। और हेडलैम्प की इंटेंसिटी आपको कैसे रखनी है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑटो पे करते हैं तो हेडलैम्प की जो इंटेंसिटी है वो स्पीड के हिसाब से बदलती है। टेक मी होम फीचर यूजली आपको कार में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम अक्रॉस इन एनी मोटरसाइकिल की, और वो भी इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल में, 300 सीसी की कैटेगरी की मोटरसाइकिल में आपको टेक मी होम फीचर मिल जाता है, जिसमें आप 3 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। इट विल, जब भी आप बाइक स्विच ऑफ करेंगे तो 10 सेकंड के लिए लाइट जली रहेगी, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, तो वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और वेलकम लैंप इज़ अनदर फीचर। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो बाइक की सारी लाइट ऑन हो जाएगी, तो इट जस्ट गिव्स ए गुड फीलिंग। ग्रुप में आपकी बाइक अलग ही नज़र आएगी। और सच में बताऊं तो इसका जो हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है, जो शेप है और जो DRL है, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब देख के लगता है कि यार आपको एक बहुत ही बड़ी और महंगी गाड़ी या बाइक में बैठे हैं। डजंट फील लाइक ए 2.5 लाख रुपीज़ बाइक और 300 सीसी कैटेगरी बाइक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके फ्रंट डिज़ाइन का। आई एम तो टेकन अवे विद दिस डिज़ाइन, विद दिस काइंड ऑफ लुक्स। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये 300 सीसी की बाइक है। अगर आप दूर से इस बाइक को खड़ा करके देखें तो ये कहीं से भी 300 सीसी की बाइक नहीं लगती है।
और जब आपको प्राइस पता चले तो आप प्राइस के हिसाब से भी 2.5 लाख की बाइक ये कहीं से भी लगती है, बिकॉज़ ये एक टेक लोडेड फीचर रिच बाइक है और इसमें आपको हर वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने पहले कभी किसी 300 सीसी कैटेगरी की बाइक में नहीं उम्मीद करी थी। हैंडल बार इसका काफ़ी वाइड है, बट फॉर माय लाइकिंग और मेरा जो कंफर्ट है वो, अगर इसका हैंडल बार थोड़ा सा रेज और होता या इसको आफ्टर मार्केट में करवा लूँ तो मेरा जो सिटिंग कंफर्ट है और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। और जो थोड़ा बहुत फटीग मेरे को शोल्डर पे फील होता है आफ्टर लाइक 500-600 किलोमीटर्स राइड, वो मेरा काफ़ी कम हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। वहीं अगर इसके स्विच की बात करूं तो स्विच का जो बटन्स हैं काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। चलाते वक्त अगर आपने 1-2 बार बाइक चला ली, एक बार भी बाइक चला ली, तो आपको पता है आपका हर बटन आपके रीच में है, ज़्यादा आपको ढूंढना और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि कौन सा बटन कहाँ पर है। अगर 1-2 बार आपने इसका IP नेविगेट कर लिया है ये टॉगल बटन से, तो आई एम श्योर आप बिना देखे वो भी इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इट इज़ सो वेल मेड एंड वेल डिज़ाइन एंड एवरी बटन इज़ विद इन रीच। अब इसमें आपको टायर हगर भी मिलता है। टायर हगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि मैंने इसको कभी अपने चलते हुए नहीं देखा है, बट आई एम श्योर जो इसका क्वालिटी है, जो स्टडीनेस है, जो फिट एंड फिनिश है, उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता होगा जैसा यूजली अदर बाइक्स में होता है। बिकॉज़ और मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ बिकॉज़ मैंने इसको फील करके देखा है, मैंने इसको पुश करके देखा है टायर हगर को, वो इतनी जल्दी इट डजंट फील लाइक लूज़ एट ऑल। तो वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। यूजली हर बाइक में सारी गार्ड आता है, बट दिस इज़ बीइंग BTO बिल्ड टू ऑर्डर। आप टायर अगर लगा सकते हैं और इससे आपका गाड़ी का लुक के साथ साथ इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसका जो पर्पस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो टोटल जो फ्यूल मैंने डलाया है वो है 9.33 लीटर और जो गाड़ी चली है 327.7 divided by 9.33, भाई साहब 35.1 का इसने एवरेज दिया है। ऑसम। टैंक फुल टू टैंक फुल जो मुझे माइलेज मिला है वो 35 का मिला है और इसमें मुझे दिखा रहा है 32.4। थोड़ा बहुत वेरिएशन मान के चलूँ तो मैं 33 का तो मुझे माइलेज मिल ही रहा है। तो गाइस जो एवरेज निकल के आया है मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग है। 34.5 ऑलमोस्ट 35 का इसने एवरेज दिया है, या फिर 34 का मान के चलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर मैं करूँ तो। बट जो भी माइलेज निकला है काफ़ी अच्छा निकला है, बिकॉज़ बीच में मैंने काफ़ी एग्रेसिव चलाया है, आराम से भी चलाया है और आपने देखा होगा कम से कम 50-100 किलोमीटर मैंने स्टेट हाईवे में बाइक चलाई थी, वे भी मतलब डिफरेंट कंडीशन ऑफ ट्रैफिक। तो उस हिसाब से जो माइलेज निकल के आया है वो बहुत ही बढ़िया माइलेज निकल के आया है। अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हैं विथ योर लगेज, मेरे ख्याल से 32 के आसपास, 31-32 का एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ लॉन्ग हाईवे टूर। और सिटी के अंदर इसका एवरेज मेरे ख्याल से
25 के आसपास तो आराम से आ जाना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चलाते हैं तो बात अलग है। वो टोटली डिपेंड करता है किस टाइप का आपका राइडिंग स्टाइल है, आप कितना क्लच यूज़ करते हैं, कितना ब्रेक यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन कैसा है, तो उस पर काफ़ी वेरी करता है माइलेज। बट देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा माइलेज निकल के आया है। और हाईवे पे अगर आप इसको लेके जाते हैं तो आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट। अब इसकी टैंक कैपेसिटी 12.5 लीटर का है, बट जिस हिसाब से माइलेज निकल के आ रहा है, आप 300 प्लस किलोमीटर आराम से कर सकते हैं वन को, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। लगेज कैरिंग कैपेसिटी और लगेज माउंटिंग के ऑप्शंस की अगर बात करें तो मैं इस समय एक वीक की राइड पे गया था बाहर बादामी, इट्स इन कर्नाटका। मैंने एक टेल बैग रखा है और मेरा जो टैंक बैग है ये एक्चुअली मैग्नेटिक टैंक बैग है, तो जो इस टैंक में नहीं आ पाएगा बिकॉज दिस इज़ ए प्लास्टिक टैंक। तो इसको मैंने टेल बैग के ऊपर ही माउंट कर रखा है और काफ़ी स्टर्डी है, नो इश्यूज़ इन दैट। और इस गाड़ी में बिकॉज इसका जो टेल रैक है, यहाँ पे जो रैक है जिसमें आप टॉप बॉक्स वगैरह माउंट कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टर्डी है। और अगर आप टॉप बॉक्स भी अगर नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से मेरे जैसे मैंने टेल बैग को माउंट किया है वैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं पिलियन के साथ राइड नहीं कर रहा हूँ तो मैंने पिलियन सीट और आधा जो रैक है उसको यूज़ किया है सो दैट आई हैव इनफ स्पेस। वैसे भी अगर मैं केवल पिलियन सीट पे अगर टेल बैग को रखता तो मेरे पास काफ़ी जगह थी मूवमेंट के लिए। और इसमें माउंटिंग के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप फुटपैक पे देखें तो यहाँ पे ग्रूव्स बना रखे हैं सो दैट आप बंजी कॉर्ड या कुछ और तरीके से अगर अपने सामान को या लगेज को बांधना चाहते हैं तो काफ़ी आराम से कर सकते हैं। ये जो एरिया है इसको अगर प्लास्टिक कवर से बंद नहीं कर तो ये एरिया भी आपका ओपन रहता, तो माउंटिंग के लिए आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते। उसके बावजूद भी ये फ्रेम और ये जो फुटपैक के पास उन्होंने ये ऑप्शंस जो दिए हैं ये काफ़ी हैं आपके एक लगेज सिस्टम को कैरी करने के लिए। मैं अभी खपोली से उतर रहा हूँ। एक्सप्रेस वे में थोड़ी देर चढ़ा था और खपोली के लिए एग्ज़िट लिया। और लाइट का थ्रो पिच डार्क में बहुत अच्छा है, एटलीस्ट विजिबिलिटी अच्छी है, ठीक ठाक है। बट हाँ यही अगर आप थोड़ा सा भी टू वे ट्रैफिक में अगर बाइक चलाएंगे तो लाइट का जो इंटेंसिटी है और थ्रो है वो कट हो जाता है और उसकी वजह से आपको इनकन्वीनियंस डेफिनेटली फील होगा। और यहाँ पे उल्टा ट्रैफिक भी आता है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें आप अगर सैडलिंग करते हैं खड़े होके, अगर यू नो बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है बिकॉज टैंक का जो शेप है वो नी में बहुत अच्छे तरीके से यू नो अलाइन होता है और उसकी वजह से आपका जो कंट्रोल है ओवर द टैंक विद द नी काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ये चीज़ और काफ़ी अच्छी लगी मुझे TVS अपाचे RTX 300 की। अगर आप लीन भी होते हैं आगे तो थाई पे आपको टैंक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और उसकी वजह से आपका कंट्रोल और यू नो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं। एक वर्ड में आपको जवाब दूंगा, जी हाँ, ये बाइक आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए बिकॉज़ जो आप एक टूरिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करते हैं और मैं कहता हूँ बल्कि उससे ज़्यादा ही मिलेगा बिकॉज़ इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में अभी ऐसी कोई और बाइक नहीं है जो आपको इतने रिच फीचर्स प्रोवाइड कराती हो। सस्पेंशन बात कर लीजिए, राइडिंग कंफर्ट बात कर लीजिए, टूरिंग कैपेबिलिटी बात कर लीजिए, हर चीज़ का आंसर है जी हाँ। ये आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी क्योंकि मैंने इसको एक टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंडीशन में बाइक को चलाया है। रफ़ से रफ़ पैच में चलाया है, रूरल एरिया में चलाया है, हाईवे पे चलाया है, हैवी ट्रैफिक में चलाया है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। इंजन हीट की भी इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हुई। हालांकि अभी वेदर
इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है और इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। बट मुझे इंजन से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पूना से जब मैं क्रॉस कर रहा था तो अच्छा खासा ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक में हीट डेवलप होना बहुत आम सी बात है और बहुत ही कॉमन चीज़ है। बट उसके बावजूद मेरे को इतना पाँव में हीट का थ्रो नहीं लगा। हैंडलिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है। सिटी ट्रैफिक में आप इसको बहुत आसानी से मैनूवर कर सकते हैं। लगेज के साथ आप इसको आगे पीछे बाइक को बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरा लगेज ज़्यादा हैवी सेटअप नहीं था, बट फिर भी जितना भी लगेज था मैं उसको बड़े आराम से आगे पीछे बाइक को पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से कर सका। कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं हुई। हालांकि 180 kg का इसका वेट है, बट जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत कहीं नहीं आएगी। कुछ जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी थी जो बेहतर हो सकती थी, हाँ अगर TVS उस पर ध्यान दे तो ये चीज़ों को डेफिनेटली ओवर द टाइम ठीक हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं ओवरटेक करने के लिए एकदम से पावर लेते हैं तो मुझे पावर लॉस 1-2 बार एक्सपीरियंस हुआ। ये कुछ ग्लिचेस हैं जो आई एम श्योर TVS विल टेक केयर ऑफ दिस ओवर द टाइम, और ये नेक्स्ट अपडेट में जब भी होगा ये ठीक कर दिया जाएगा। इसमें 1-2 चीज़ें और हुई थी, जैसे अभी भी है इसमें जो TPMS है वो काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शन दिखा रहा है। और जब मैं बॉम्बे से बादामी जा रहा था तब इसका क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं चल रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया बट इट वाज नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न। बट ऑल ऑफ ए सडन नेक्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड बाइक और मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी इसका क्रूज़ कंट्रोल का फ़ीचर, ये आराम से एंगेज हो गया और उसके बाद अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने 2-3 दिन लगातार क्रूज़ कंट्रोल को फ़ीचर को यूज़ किया है जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू सी इफ़ दैट ग्लिच इज़ अपीयरिंग अगेन एंड अगेन। तो ये छोटे मोटे टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आई एम श्योर TVS विल लुक आफ्टर इट। और हो सकता है शायद ये इसी बाइक में प्रॉब्लम हो, which I can't be sure of, but these things are workable। मतलब इनको अगर ये है भी अगर चीज़ तो ये I'm sure TVS will work on it। तो if you have a budget of around 2,50,000 2,60,000, जहाँ आप एक 300cc कैटेगरी की बाइक ढूंढ रहे हैं जो टूरिंग कैपेबिलिटी से भरपूर हो, फीचर रिच हो, तो TVS Apache RTX 300 is the answer for you। You should definitely consider this bike। एंड सबसे प्लस पॉइंट जो आपको इसमें माइलेज निकल के आता है वो बहुत इकोनॉमिकल है। 30+, 32+ का अगर आपको माइलेज मिल जाए एक टूरिंग मशीन से विथ सो मैनी फीचर्स, सो कैपेबल, इट्स ए बोनस पॉइंट फॉर यू ऑल। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। किसी भी कारण से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, कोई चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू आंसर दिस। जल्दी मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।